Students, today we will discuss hexomonophosphate shunt. शंट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेशर से ले जाना या एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना। जैसे हमारी रेल की पटरी पर हमारी ट्रेन चलती है, वो चलते चलते दूसरे ट्रैक पे चली जाती है, राइट। ऐसे ही इसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दूसरे वाले लाइन में चले जाते हैं और वहाँ पे चढ़ के फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं, कि यानी कि एक स्टेप से वो बने और वहाँ से उन्होंने डाइवर्जन मारा और दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। तो इस तरीके से इसके अंदर हेक्सोमोनोफॉस्फेट शंट को हम HMP शंट भी कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइबोलोज यूज़ होता है। तो राइबोलोज जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स वाई इट्स आल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट इसको फॉस्फोग्लूकोनोइड पाथवे भी बोलते हैं। अब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो होता है, शंट होता है, वो हमारे सिस्टोल में होता है और जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं दे आर लीवर, एडिपोज, एड्रिनल ग्लैंड, इरेथ्रोसाइट, टेस्टिस एंड लैक्टेटिक मेमोरी ग्लैंड। दीज आर द टिश्यूज़ जो अपनी एनर्जी के लिए इस वाले सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, राइट। अब ये जो है दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज होता है इसका और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। ऑक्सीडेटिव फेज दिस इज इरिवर्सिबल, NADPH प्रोड्यूस होता है इसके अंदर और डिकार्बोक्सिलेशन होता है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इज रिवर्सिबल, राइबो शुगर प्रोड्यूस होता है, कैन अकर विदाउट ऑक्सीडेटिव पाथवे। अब इसके अंदर आप इनको समझेंगे कि ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्या होता है और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का फ़ायदा क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं। यानी कि हमारी बॉडी जो है इसको मतलब हर साइकिल का एक अपना अपना यूज़ है। जैसे कि हमने सिट्रिक एसिड पढ़ा जिससे हमारे इतने ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी इसका यूज़ है, एक बेनिफिट है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी क्यों बना रही है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो 2 NADPH में कन्वर्ट होता है, ये हमने देखा था, हमारी जो भी साइकिल है हमने उसमें देख चुके हैं। अब वो जो 2 NADPH है वो किस में आगे फर्दर यूज़ होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस में, न्यूरोट्रांसमीटर की बायोसिंथेसिस में। यानी कि NADPH, DNA, RNA, ATP, NADH, FADH को, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो DNA, RNA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे और किसकी हेल्प से हो रही हैं, NADPH। तो कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जब NADPH की कमी हो जाती है और इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि भाई हमें तो इनको सेफ रखना है या इनको ज़रूरत है NADPH की, तो NADPH क्या करता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में चला जाता है। यानी कि दूसरे रास्ते पे, जा तो इधर रहा था वो, लेकिन अब वो कहाँ चला जाता है, दूसरे रास्ते पे चला जाता है, नॉन ऑक्सीडेटिव में जाता है, ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करके दोबारा से और NADPH उसमें से बनने लग जाते हैं और फिर इनको सप्लाई करने लग जाता है। यानी कि यहाँ से ये वाली साइकिल ऐसे वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो यानी कि मोर एंड मोर NADPH विल बी अवेलेबल फॉर दिस reactions in our body with the help of this non oxidative phase, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये चलता रहता है, ऑक्सीडेटिव चल रहा है, ठीक है, इनको मिल रहा है, ये अपना चला रहे हैं काम। लेकिन जब इनको इमरजेंसी हो जाती है या बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो NADPH की रिक्वायरमेंट बढ़ गई बॉडी में, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो NADPH को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। कि हम जैसे कि हम जॉब करते हैं, अगर हमारा उस चीज़ से खर्चा नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरा पार्ट टाइम जॉब ले लेंगे या हम एक दूसरी हेल्प लेंगे कि हम किस तरीके से उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। ऐसे NADPH ने किया कि ऑक्सीडेटिव फेज तो वो चला ही रहा है, साथ में एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज भी उसने चला लिया, तो उससे वो मोर एंड मोर NADPH इज़ नाउ अवेलेबल इन द बॉडी फॉर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ दिस सिस्टम। नाउ स्टार्ट कि ये साइकिल कैसे होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप जब बुक में देखते तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, लेकिन इजीली आप इसको समझ सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हमें
स्ट्रक्चर आता है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम और हेयर. देन इट कन्वर्ट्स इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन. ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. अब आप इसके अंदर चेंज देखेंगे कि कहाँ पे चेंज आया है, इस पोजीशन पे चेंज आया है, बाकी कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आया है. एंड इट्स प्रेजेंट इन द, यहाँ पे क्या हुआ है, एच निकला है, तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा, डीहाइड्रोक्सीलेज. और डीहाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कहाँ काम कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ये एंजाइम क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोक्सीलेज. इसमें NADP कन्वर्ट इनटू NADPH प्लस H पॉजिटिव. नेक्स्ट क्या होता है फिर, ये बन गया आपका 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन. ठीक है. अब जो ये है, ये किसके साथ वो करता है, रिएक्शन करता है, Mg2 पॉजिटिव. इसकी प्रेजेंस में इट गेट कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज 5 फॉस्फेट. राइबुलोज 5 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है. अब जो ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये वाला जो ग्रुप है ये उठ के यहाँ लग गया है, राइट, CH2OH. और यहाँ पे ये वाला ये पूरा का पूरा आपका एज इट इज़ यही है. ठीक है. तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, रट्टे नहीं मारने. डोंट गो फॉर एनी रट्टाफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन केमिस्ट्री. तो ये CH2OH यहाँ लग गया, यहाँ गया, ये बन गया राइबुलोज 5 फॉस्फेट. अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट क्या करता है, दो तरीके से काम करता है. राइबुलोज 5 फॉस्फो एपिमिरेज की प्रेजेंस में ये बना देता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा कीटो आइसोमेरेज की फॉर्म में ये बना देता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट. ठीक है. ये हो गया हमारा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और ये हमारा हो गया राइबोज 5 फॉस्फेट. अब ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांसकीटोलेज के प्रेजेंस में ये यहाँ से ये साइकिल यहाँ स्टार्ट होती है. ट्रांसकीटोलेज में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सूडोहेप्टुलोज एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब ये क्या करता है इसके अंदर, आप इसके अंदर भी आपको रट्टा नहीं मारना है. इसके अंदर आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके अंदर यहाँ पे एंट्री मार जाता है पूरा. ठीक है. तो ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 और ये दो ये वाला यहाँ आ जाते हैं, तो ये बन जाते हैं 7. ठीक है. तो ये बन जाता है सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट. बाकी इसके अंदर आप देखेंगे नीचे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया. अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं. ये दोनों ट्रांस एल्डोज की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. अब आगे जो फर्दर साइकिल बनती है, चलती है, वो इससे चलती है. यहाँ पे ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे यूज हो जाता है, दूसरी साइकिल्स में चला जाता है. एराइथ्रोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना था उसके साथ ये बाइंड करता है. 1 2 3 4 5 है, यानी कि पेंटोज 5 फॉस्फेट. इस साइकिल का नाम तभी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है. अब ये इसके साथ जब बाइंड करता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और इसके साथ जब ये बाइंड करता है, यहाँ पे स्पेस कम थे तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, आप इस स्ट्रक्चर को इसके साथ बाइंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं. आपको ऐसा नहीं लिख देना कि प्लस ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, आपको प्रॉपरली इसको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे लिखना है. फिर ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, इसका स्ट्रक्चर हमें आता है, राइट, और वो बनाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 6 फॉस्फेट. ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है, वो रिवर्सल और ग्लाइकोलिसिस हो जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो अल्टीमेटली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा बन जाता है, और ये आगे हमारा फर्दर यूज़ होता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड दिस वाज द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट. कहने का मतलब कि इसके अंदर हम शुरू हुए थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, बने हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, और इसके अंदर बीच में जो हमारे इंटरमीडिएट्स बने हैं उन्होंने अपना एनर्जी सोर्स का काम किया है, और एक दूसरे से बाइंड होके उन्होंने
fructose 6 phosphate को बना दिया है, and this fructose 6 phosphate again get converted into glucose 6 phosphate, and glucose 6 phosphate will again go to the cycle and form NADPH, and NADPH will perform the reaction which is required in the body and is available for the body requirement. And this was the HMP shunt. Thank you.